कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर। हाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिखो ना सर, थोड़ा नीचे लिखो ना। अभी बोर्ड तो कवर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सबको नहीं पूरा बोर्ड दिखता नहीं है साइड का। सर दिख रहा है, दिख रहा है? सर ऊपर का नहीं दिखता। अच्छा ऐसा है, अरे वो कभी कभी नहीं दिखता है, मोबाइल साइड में रहता है पे इसलिए। डबल टैप मारो, वो हट जाएगा। ऊपर जो नोटिफिकेशन बार जो दिखते रहते हैं वो हट जाएगा। पता चला क्या बोला सर ने? सर डबल टैप करते तो जूम होता है। थोड़ा पेशेंस के साथ, मतलब डबल टैप कंटिन्यूअस नहीं करना है, एक बार टैप करो हाँ। फिर रुक के फिर टैप करो। ऐसा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। सर कैमरा थोड़ा नीचे एडजस्ट किया, इसलिए नहीं दिखता नोटिफिकेशन हटने के बाद भी। अच्छा ऐसा है, आज चलो जाने दो। अभी दिख रहा है सबको कोप्लेनर वेक्टर? यस सर। हाँ ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, कोप्लेनर, अभी को का मतलब कल हमने देखा था, को का मतलब क्या होता है? सेम। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेनर? क्या होता है प्लेन? बच्चा कोई बताएगा क्या प्लेन क्या होता है? बोलो। जिसमें दो एक्सिस होता है। हाँ, जिसमें दो एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। हमेशा आपको याद रखना है, ये एक बोर्ड है, देखो इसमें कितने एक्सिस है? दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो इस पूरे बोर्ड को बोलेंगे कि वो एक एक्स वाई प्लेन में है, एंड द बॉडी इज कॉल्ड प्लेनर बॉडी। मतलब इस बोर्ड को अगर हम बॉडी के सेंस में अगर हम काउंट करते हैं तो इसको बोलेंगे प्लेनर बॉडी। इस बोर्ड को क्या बोलेंगे बच्चे? प्लेनर बॉडी, बिकॉज ये प्लेन में कंटेन करता है। दूसरा फॉर एग्जांपल एक वायर लेते हैं, वायर पतला सा एक वायर लेते हैं, वायर के पास सिर्फ लेंथ होता है, तो बताओ वो 1D में है कि 2D में है? वायर, अरे 1D बच्चे, वायर में है तो वायर का मतलब क्या है? सिर्फ लेंथ है। अब अगर एक सिंगल वायर है तो क्या ये सिंगल वायर एक एक्सिस में आ रहा है कि दो एक्सिस में आ रहा है? जल्दी बोलो। एक एक्सिस। और प्लेन के लिए कम से कम कितना एक्सिस चाहिए? और ज्यादा से ज्यादा भी दो। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दो एक्सिस होगा तो उसको बोलेंगे प्लेन। तो ये जो वायर है ये प्लेन में नहीं है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट है। लीनियर मतलब वो एक ही लाइन पे आएगा, वो दो एक्सिस पे दो लाइन पे नहीं आएगा। सो वायर को हम लीनियर ऑब्जेक्ट या 1D ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड जो हमारा है ये प्लेनर ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। बताओ सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है 1D में होता है कि 2D में होता है? 2D में बच्चा। ध्यान से देखो, एक एक्सिस दिख रहा है कि इसमें दो दो आ जा रहा है? दो दो आ जा रहा है। अरे पगलो, अगर वो 2D में नहीं होता तो एरिया नहीं निकाल पाते। किसी भी 2D का एरिया निकलता है, 1D का लेंथ निकलता है, 2D का एरिया निकलता है और 3D का वॉल्यूम निकलता है। जैसे स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है, उसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर क्यूब की बात करते हैं या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वहां पे भी कितने एक्सिस होते हैं? तो 3 एक्सिस होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ना, इस वायर का भी सर्कमफ्रेंस निकलता है ना? नहीं, वायर का क्या है, वायर का जब थिकनेस हम कंसीडर करते हैं ना बच्चा, जैसे 10th क्लास में लेते थे वायर सिलिंड्रिकल लेते थे वहां। तो जब सिलिंड्रिकल ले लोगे तो सिलेंडर क्या हो जाता है ना, जब सिलेंडर बनाते हैं तो वो 3D में हो जाता है। सिलेंडर के पास लेंथ भी होता है और एरिया भी होता है, ठीक है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का एरिया और वॉल्यूम दोनों निकल सकता है, बट मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। वायर का मैक्स टू मैक्स सिर्फ लेंथ निकल सकता है। सर्कल का क्या निकल सकता है मैक्स टू मैक्स? एरिया। डिस्क का क्या निकल सकता है? एरिया। तो उसको 2D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब स्फीयर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, सिलेंडर ले लो, ये सब 3D ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें एक एक्सिस नहीं, इसमें 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है बच्चे? हाँ या ना? सबको पता चला? 1D 2D 3D कैसे डिसाइड करना होता है? सिंपल, जिसका मैक्स टू मैक्स लेंथ निकल सकता है वो 1D ऑब्जेक्ट, जिसका मैक्स टू मैक्स एरिया निकल सकता है वो 2D ऑब्जेक्ट, उसी को प्लेनर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। 2D दो एक्सिस मतलब प्लेन आता है।
और जिसका मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम निकल सकता है उसको 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्या डिस्क को हम 3D ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिस्क में मैक्सिमम क्या निकल सकता है? एरिया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं निकल सकता है। रिंग में मैक्सिमम क्या निकल सकता है? एरिया। इसका मतलब वो भी क्या है? 2D ऑब्जेक्ट है। एक पतला सा वायर लेते हैं, अगर वायर में अगर तुमने थिकनेस कंसीडर नहीं किया, थिकनेस कंसीडर वायर के कर दोगे ना तो वो सिलेंडर बन जाता है, मतलब वो 3D ऑब्जेक्ट चला जाता है। और अगर थिकनेस नेग्लिजिबल ले लेते हैं, सिर्फ पतली सी एक वायर लेते हैं तो 1D में काउंट होता है, मतलब लीनियर ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है? यस सो चलो अब आते हैं बच्चे यहाँ पे कोप्लेनर, जो कोई भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बोर्ड कौन से प्लेन में है? ध्यान से देखो, जल्दी बोलो, बोर्ड कौन से प्लेन में है? एक्स और वाई। एक्स और, वेरी गुड, एक्स और वाई प्लेन में। तो सोचो ये एक मार्कर है, ये सपोज इसका टेल है और ये इसका हेड है, तो देखो कौन से प्लेन में आया ये? एक्स वाई। एक्स वाई। ये कौन से प्लेन में आया? देखो एक्स वाई। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? प्लेन, को प्लेनर वेक्टर। मतलब ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, और यहां पे बना दिया दो वेक्टर। ये दोनों के दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में है? तो आंसर है एक्स और वाई प्लेन में। एक और तीसरा वेक्टर ले लो, एक और तीसरा वेक्टर ले लिया सी। ये सब के सब एक्स वाई प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उस टाइम इन वेक्टर को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। आया बच्चे समझ में? यस सर। When two or more than two vectors lie in a same plane, when two or more than two vectors lie in a same plane, then the vector is said to be coplanar vector. ठीक है बच्चे? यस सर। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर नंबर 10। छोटी छोटी चीजें सबको समझ में आ रहा है ना कि ऐसे ही यस सर कर रहे हो? बोलो जल्दी। आ रहा है सर। बाकी लोग किधर है? सब बोल नहीं रहे कुछ भी। आ रहा है सर। यस हाँ। सर, समझ आ रहा है। ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर सिंपल है। द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। सपोज एक पॉइंट लेते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस भी हो सकता है, कोई वरी वाला बात नहीं है। एक पॉइंट है जिसका नाम ले लिया P, और ये ऑरिजिन पॉइंट है O। एक पॉइंट है कहीं पे भी P ले लिया और ये O। तो द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। फिर से, द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन in coordinate system is called position vector। क्वेश्चन है कैसे पता चला? तो देखो ये एक पॉइंट है P जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर सकता है, एक्स वाई जेड प्लेन में भी लाई कर सकता है। इसी पॉइंट को जब हम ऑरिजिन के रेफरेंस में देखते हैं, इसी पॉइंट को जब हम ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये कुछ ऑरिजिन है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके ऑरिजिन से मिला दो, ऐसा। सो इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कर रहा है ध्यान से देखना, ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो अगर ये पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन बता रहा है और साथ साथ में डायरेक्शन भी दिख रहा है कि एक टेल है और दूसरा हेड है, तो इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। डाउट है बच्चे? पक्का? क्या बोला पता चला? किसी भी पॉइंट का पोजीशन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन हमने देख लिया, विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन देख लिया, तब उस वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चे? पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, हाँ वेरी गुड। अभी थोड़ा और एग्जांपल लेते, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेके और यहां से ऑरिजिन से एक लाइन मिला दिया और लेट दिस वन इज क्यू। तो यहाँ पे OQ जो हो गया, OQ क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे OP जो हो गया वो हो गया पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे OQ जो हो गया वो क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। आया कि नहीं आया बच्चे? पक्का ना? सिंपल याद रहेगा
किसी भी पॉइंट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन जब बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, पक्का? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नेक्स्ट आते हैं को इनिशियल वेक्टर। डायरेक्शन भी बताना चाहिए ना? हाँ, डायरेक्शन तो रहेगा नहीं, एरो नहीं रहेगा तो वेक्टर ही नहीं होगा ना। मतलब वो वेक्टर तो दिखना ही चाहिए, लेकिन वो पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इसीलिए उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। मतलब पहले वेक्टर होना तो जरूरी है ही, मतलब टेल और हेड तो वो तो फिक्स होना जरूरी है। एडिशनल अगर वो पॉइंट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन बताए तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चा? हाँ, फिर से बोलो। नहीं, सिर्फ पी नहीं। अगर पी लिखा तो सिर्फ पी लिखा तो कैसे पता चला किसके रेस्पेक्ट में है? मतलब वो पॉइंट जो है वो कहां से लिए हो तुम, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर ओ लिखे तो पता चला कि ओ से लेके पी तक का। अब वेक्टर होता है तो उसके मैग्नीट्यूड की भी तो बात करोगे ना। अब उसकी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ वगैरह की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कहां से लोगे? वो तुमको पता होना चाहिए। तो 100% कहां से होना चाहिए? ऑरिजिन से होना चाहिए, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो ये पी पोजीशन वेक्टर नहीं है, ओपी पोजीशन वेक्टर है। वहां पे क्यू पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यू एक सिर्फ पॉइंट है जिसका हम डिस्टेंस जिसको हम लिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो ओ क्यू जो हुआ वो पूरा का पूरा क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर। पता चला? यस पक्का है? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, कोई नहीं होगी। आगे चला जाए। एक और है 11th नंबर, उसका नाम है को इनिशियल वेक्टर। ये छोटे छोटे पता है डेफिनेशन हमारे काम के हैं, मतलब स्कूल वाले एग्जाम में ना उनको अच्छा लगता है तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस उसके अबाउट पूछते हैं। को इनिशियल वेक्टर मतलब बहुत सिंपल, कोई भी वेक्टर अगर सेम पॉइंट से निकल रहा है, जैसे 4 वेक्टर यहां ले लिया A, B, C एंड D, ये सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चे? यस सर। क्या पता चला को इनिशियल वेक्टर? जल्दी बोलो। नहीं, ऑरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। हमें बहुत सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि जितने भी वेक्टर्स होंगे सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। सबका इनिशियल पॉइंट अगर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर। मतलब सबका इनिशियल पॉइंट सेम मीन सबका टेल सेम होना चाहिए। हेड कौन एक प्लेन में हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो है ये सपोज XY प्लेन में है। अब एक और वेक्टर ले लिया यहाँ पे ऐसे, ये XY प्लेन में नहीं है बट स्टिल इसका दोनों का टेल वाला पॉइंट जो है ना इनिशियल पॉइंट मैच कर गया, इसका मतलब इस दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो एक ये वेक्टर ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, अगर दोनों का इनिशियल पॉइंट मैच करता है या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर उनका इनिशियल पॉइंट मैच होता है तो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चा? यस सर। हाँ, देन और 2 छोटे छोटे डेफिनेशंस बच गए हैं। एक होता है पोलर वेक्टर, पोलर और एक एक्सियल, 2 वेक्टर होते हैं। एक होता है पोलर और दूसरा होता है एक्सियल। पहले पोलर वेक्टर की बात करते हैं। तो सिंपल, जो भी वेक्टर एसोसिएटेड विद लीनियर टर्म होता है, मतलब याद रखना है कि एसोसिएटेड विद लीनियर टर्म उसको बोलते हैं पोलर। और जो एंगुलर टर्म से एसोसिएट करता है, लीनियर टर्म से एसोसिएट किया उसको पोलर वेक्टर, और एंगुलर से करता है उसको एक्सियल वेक्टर। क्वेश्चन है कैसे पता चला? कैसे हमें पता चलेगा कि कब पोलर होता है कब एक्सियल होता है? तो सुनो, एग्जाम्पल में कुछ लेके बताता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो देखो, ये जितने टर्म का अभी नाम सुने हो ये सबके अबाउट तुम पहले से सुन चुके हो। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जो कि बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, मतलब वो लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर मतलब जब भी होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा।
तो अभी सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो चाहे ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, लेकिन होगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। जब होगा तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी की जब भी बात करता है, अभी ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट है, लीनियर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? लीनियर टर्म हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट घूम घूम के डायरेक्शन नहीं बताता है। सबके ऊपर फैन है क्या? देखो तो, सबके ऊपर फैन है, देखो फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो सोचो घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर आप अभी एक पॉइंट से वो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन क्या वो लीनियर फॉर्म में हो रहा है कि एंगुलर फॉर्म में हो रहा है? एंगुलर फॉर्म। तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये सब रोटेशन पूरा एक चैप्टर है बच्चे। रोटेशन में ना सब एंगुलर फॉर्म में आएगा, कुछ भी लीनियर नहीं। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट की अभी बात किए हो ना, डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो हम भागते हैं ना उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब डोर खुलता है, जब डोर को हम एक पॉइंट से खींचते हैं तो कौन सा मोशन होता है? लीनियर मोशन होता है कि एंगुलर मोशन होता है? एंगुलर। ऐसा डोर एक पॉइंट फिक्स होता है, जब हम ऐसे खोलते हैं तो ऐसे आता है, इसका मतलब कौन सा मोशन हुआ? एंगुलर। तो सोचो डिस्प्लेस हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लीनियर नहीं हुआ। उस टाइम में कैसा हुआ? ये एंगुलर फॉर्म में हुआ, तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब सोचो यहां से यहां आया होगा तो रुक के तो आया नहीं होगा, किसी स्पीड से तो आया होगा ना, तो उस स्पीड को बोलते हैं एंगुलर स्पीड। जब स्पीड चेंज कराओगे तो उस टाइम में एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन उस टाइम में एंगल के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उस टाइम में एंगुलर एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं। मतलब जो जो सीखे हो ना ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम कुछ भी नहीं लिखा साथ में, इसका मतलब ये लीनियर टर्म है। लीनियर, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, इसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि ये लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। हम पहले से जो सीखे हैं ना, जो 9th क्लास में था वो लीनियर टर्म था, वहां पे कहीं पे भी एंगुलर की बात ही नहीं हुई थी। वहां कहीं पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी की भी बात नहीं की गई थी। सो अभी हमें यहां फिट करना है कि डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है, एक लीनियर के फॉर्म में मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हम देखते हैं, और एक एंगुलर के फॉर्म में। कोई पूछेगा एंगुलर मतलब क्या, तो बोलना फैन को देख लो, फैन मूव कर रहा है। डोर को देख लो, डोर का भी मोशन होता है। टॉप लट्टू पता है, लट्टू उसका भी मोशन होता है। तो वो सब एंगुलर मोशंस है। तो एंगुलर मोशन से तो एंगुलर पैरामीटर्स आते हैं, एंगुलर वेरिएबल्स आते हैं, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब। एंगुलर फोर्स भी आता है। मोमेंटम सीखे थे हम कि बॉल को खींचते हैं, जब कैच करते हैं तो हाथ को पीछे खींचना पड़ता है, ये सब 9th में था। वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। लीनियर मोमेंटम जो सीखे थे उसका एंगुलर पैरामीटर एंगुलर मोमेंटम आएगा। और ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लीनियर अपना एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब लीनियर टर्म को एसोसिएट कर रहे हैं। मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लीनियर टर्म को। तो वैसे जितने भी वेक्टर है ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं पोलर वेक्टर, और जो एंगुलर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो यहां पे जो 13th नंबर है उसका नाम दे दिया गया एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर तो सिंपल, एसोसिएटेड विथ एंगुलर टर्म, विथ एंगुलर टर्म। तो एंगुलर टर्म में क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल ले लो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉमा एंगुलर वेलोसिटी कॉमा एंगुलर एक्सेलरेशन कॉमा एंगुलर फोर्स कॉमा एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे जो टर्म हैं, ये सब के सब टर्म एंगुलर पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
ये लीनियर को कि जो आप तक सीखे थे, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। और जो एंगुलर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसको एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोला, पता चला बच्चे? हाँ या ना? बोलो बच्चे, सुनाई दिया सबको? सबको समझ में आया? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? मान लिया जाए? बोलो बच्चे, मान लिया जाए? हाँ, सो पोलर वेक्टर याद रखना है, जो लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे, और जो एंगुलर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसको एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये अब तक के जो थे वो बेसिक वेक्टर के डेफिनेशंस थे कि कैसे हम वेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेक्टर होता है, तो उसके सेट ऑफ रूल्स थे। मैंने नोट्स भेज दिया है, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिलाया कल भेजने को, तो कल नहीं, मैं आज ही भेज पाया हूं, तो अभी चेक करोगे ना तो ग्रुप में भी मिलेगा और कुछ लोगों को इंडिविजुअल भी मैंने भेजा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चे? बोलो। यस सर। रब करूं मैं? रब करूं? ठीक है, चलो। सो अब थ्योरेटिकल काम खत्म, अब आते हैं थोड़े से मैथमेटिकल पैरामीटर पे। तो अब जो है आप लोग एकदम दिमाग खोल के रखेंगे, जो भी डेफिनेशन होना था वो सारे के सारे हो चुके हैं, अब मैथमेटिकल टर्म्स आएगा और उसके यूजेस आएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं एंगल के बारे में सिखाता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम सिर्फ एंगल की बात करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते कैसे हैं। तो कंसीडर यहां दो वेक्टर है बच्चे, एक का नाम ले लिया ए, नहीं ये ले लेते हैं ए, वेक्टर ए, और ये ले लेते हैं वेक्टर बी, दो अलग अलग वेक्टर हैं। देखना बच्चे दोनों कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, जल्दी बोलो। एक्स वाई प्लेन। ठीक, दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम सेम है? देखो दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम सेम है? अलग अलग है। ठीक है, अब करना ये है ना कि हमें इन दोनों को ज्वाइन करके और इनके बीच का एंगल देखना है कि इनके बीच का एंगल कैसे लेते हैं। तो याद रखना है, यहां फिट करना है। वेक्टर में पूरे लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, दो वेक्टर का जो एंगल लेते हैं वो आइदर हेड टू हेड लेते हैं, नहीं तो टेल टू टेल लेते हैं। फिर से, कैसा भी वेक्टर हो, अगर उनके बीच के एंगल की बात की जा रही है, तुम कुछ भी पढ़ो वेक्टर में या पूरे लाइफ में वेक्टर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ो, अब जब तुमको उन दोनों के बीच के एंगल की बात करनी होगी ना, तो फिक्स है आइदर हेड टू हेड लेंगे और नहीं तो टेल टू टेल लेंगे। बिकॉज आगे हम चलेंगे ना, जस्ट इसके बाद टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने बताया था एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब वेक्टर्स के फॉर्म में हम करेंगे। तो वहां पे ना हेड टू टेल भी कर सकते हैं, टेल टू टेल भी कर सकते हैं, ये सारे वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात की जाएगी तो फिक्स है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स will be taken from either taken with either head to head or tail to tail, मतलब हेड टू हेड लेंगे या टेल टू टेल। क्वेश्चन है कैसे, तो कैसे करेंगे, देखो एकदम इज्जत से सबसे पहले ए को उठा के रख देंगे। देखो ए को उठा के जैसे है वैसे रख दिया, हमने कुछ नहीं किया, ए को उठा के रख दिया। उसके बाद बी के टेल को पकड़ेंगे, ए का टेल कहां है तो चेक किया, ए का टेल यहां पे, फिर देखा बी का टेल कहां पे, बी का टेल यहां पे, तो उसको उठा के एकदम इज्जत से ए के टेल पे रख देंगे। ए के कहां पे रख दिया, टेल पे। तो चेक करो क्या दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, देखो जल्दी। हो गया। इन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वही ले लेंगे हम थीटा, एंड दैट थीटा विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे लिया पता चला,
एक को उठा के रख दो और एक के टेल पे दूसरे के टेल को उठा के रख दो, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एनी डाउट बच्चे? अब दूसरा वे क्या है, दूसरा बोला ना हेड टू हेड भी ले सकते, कैसे, तो कोई बात नहीं, ए को उठा के रख दो, देखो इसको ए को उठा के रख दिया। अब ए का हेड किधर है, तो आंसर है ए का हेड इधर है। अब ए के हेड पे किसको रखना है, बी के हेड को, तो बी ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के, अब ऐसे तो रख नहीं सकते, हेड मैच होना चाहिए, तो ऐसे बी को उठा के रख देंगे। तो जैसे बी को उठा के रखोगे तो ये क्या हो गया, वेक्टर बी। चेक करो क्या दोनों का हेड ज्वाइंट दिख रहा है, Yes, sir. इन्हीं के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दोनों एंगल सेम है या अलग अलग है? आंसर है सेम। अरे सेम है, आगे कैसे भी मेथड अलग होने से आंसर थोड़ी चेंज होता है। सो कैसे किया देखो, इसी अगर ये में ए को थोड़ा पीछे कर दें, तो देखो अगर ए को थोड़ा पीछे करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, हाँ, सो ए को जब पीछे करेंगे तो क्या कुछ ऐसे दिखेगा क्या बच्चे, और बी को अगर पीछे करते हैं तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो दोनों का हेड ज्वाइन हो गया कि नहीं हो गया। अब और अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो देखो ये भी क्या हो गया, थीटा। इसका मतलब दोनों के दोनों आंसर क्या है, सेम, दोनों के दोनों थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो याद रखना, ऐसा नहीं कर सकते बच्चा, बहुत सारे लोग करते हैं, ये ए रख देते हैं और ए के हेड पे ना बी को उठा के रख देते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जो है ना, हम एंगल थीटा नहीं ले सकते हैं। कंफर्म है, दो ही चीज कर सकते हो, तुम वेक्टर में कुछ भी पढ़ो, जब भी एंगल की बात आएगी ना, तो इधर दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो तो उनके बीच का एंगल देखो, या दोनों के हेड को ज्वाइन कर दो और उनके बीच का एंगल देखो, ठीक है। सो याद रहेगा बच्चे हमेशा, Yes, sir. पक्का गड़बड़ नहीं करोगे ना। दोनों वेक्टर का एडिशन करना है तो वैसे ले सकते हैं ना? नहीं, एडिशन अभी इसके बाद वाला टॉपिक एडिशन ही है। अभी सिर्फ ये मैंने सिखाया कि कुछ भी लो, तुमको जो लेना है, मल्टीप्लिकेशन हम फ्यूचर में करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड होंगे, एडिशन के भी दो मेथड होंगे, सब्ट्रैक्शन भी होगा, जो करना वो करो। जब एंगल दो वेक्टर के बीच की बात आएगी तब सिर्फ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हेड टू हेड तुमको लेना पड़ेगा और नहीं तो टेल टू टेल लेना पड़ेगा, इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है बच्चे। सो अब आते हैं एडिशन, दिख रहा है क्या बच्चे यहाँ पे, देखो तो। Yes, sir. सो अब आते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसी को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वीबीआई टॉपिक है तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाकी चीजों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन के लिए यूज होगा ही, लेकिन किसी के भी स्कूल के एग्जाम में इसके दो मेथड होने वाले हैं बच्चे, एडिशन के दो में से एक 100% पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, इसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, स्कूल किसी का कोई भी हो, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले हैं बच्चे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनालिटिकल मेथड, तो वही एनालिटिकल मेथड हम डेराइव करने वाले हैं कि दो वेक्टर का एडिशन एग्जैक्टली कैसे होता है। अब तक हमने देख लिया था कि अगर दो वेक्टर है ना, एक ए है और दूसरा बी है, अगर एक ए है और दूसरा बी है, इनका एडिशन करना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट की। तो ये तो तुमने लिखा है, इसमें ऐड कहा किया, इसमें तो जस्ट दिखा दिया, बट उसकी वैल्यू कितनी है ये सब हमें पता होना चाहिए। कि अगर एक सपोज वेक्टर ए की वैल्यू 5 है, वेक्टर बी की वैल्यू 6 है, तो क्या उन दोनों का एडिशन 11 होगा? आंसर है नहीं, उन दोनों का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही हमें देखना है कि दो वेक्टर का एडिशन एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है बच्चे। Yes, sir. सॉरी मैंने बोल दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो चलो
देयर आर, दो मेथड मैंने बताया, सो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो टाइप है एडिशन होते हैं, कौन कौन से बच्चे? तो बहुत सिंपल है, एक को बोलते हैं हेड टू टेल एडिशन, एच लिख रहा हूं तो भावनाओं को समझ जाना, एच मतलब हेड है और टी मतलब टेल है। तो एक एडिशन को बोलते हैं हेड टू टेल एडिशन और दूसरे एडिशन को बोलते हैं टेल टू टेल एडिशन। देखो एंगल के लिए तुमको कोई एग्जाम्पशन नहीं है, एंगल तुम्हारा फिक्स है, एडिशन जो करना है करो, एंगल जो होना चाहिए वो टेल टू टेल या हेड टू हेड ही होना चाहिए। लेकिन एडिशन जब लोग करने गए ना तो उस टाइम में दो मेथड बना दिया, एक हेड टू टेल मेथड और एक टेल टू टेल मेथड। सिंपल सोचो, हेड टू टेल में एक का हेड दूसरे के टेल को ज्वाइन करेगा और टेल टू टेल मेथड में एक का टेल दूसरे के टेल को ज्वाइन करेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया। अब इसको जब किया जाता है ना तो जो डायग्राम बनता है बच्चे वो ट्रायंगल जैसा डायग्राम बनता है, मतलब हेड टू टेल एडिशन जब करते हैं ना तब जो डायग्राम बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है, इसीलिए इस मेथड को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको जो हेड टू टेल एडिशन है मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रायंगल दिखता है। सो वो ट्रायंगल की तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये पैरेललोग्राम टाइप से दिखता है, टेल टू टेल एडिशन जब करते हैं ना तो पैरेललोग्राम टाइप से दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रहेगा बच्चे? जल्दी बोलो, कितने टाइप के वेक्टर एडिशन है? बोलो जल्दी बोलो। दो टाइप, कौन कौन सा? हाँ, हेड टू टेल और टेल टू टेल। हेड टू टेल में डायग्राम बनता है ट्रायंगल के जैसे, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और टेल टू टेल में पैरेललोग्राम जैसे बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चे? सर, हाँ बोलो। सर हेड टू हेड क्यों नहीं होता? हाँ, हेड टू हेड क्यों नहीं होता, अभी मैं कराऊंगा तो पता चलेगा कि क्यों नहीं होता है। एग्जैक्टली एक ही मेथड होता है हेड टू टेल, ये टेल टू टेल होता है, उसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक एक्सटेंशन है। कैसे है वो मैं दिखाऊंगा। जब हेड टू हेड की बात करेंगे ना तो उस टाइम में हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, सिंप्लीफाई नहीं करते तो खत्म कर देते। जैसे मैंने बताया था कि सभी चीजों का इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल होता है, कि इंटीग्रेशन कुछ चीज का पॉसिबल है, कुछ चीज का पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? डिफाइन नहीं कर सकते तो नहीं है। वैसे ही यहाँ पे हेड टू हेड की जब बात करते हैं ना तो अब उस टाइम में हम डिफाइन नहीं कर पाते। मेन क्या डिफाइन होने की बात है ना। अभी सर्कल का वॉल्यूम क्यों नहीं होता है भाई? अभी डिफाइन तो होना चाहिए, वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। वैसे ही जब यहाँ पे देखते हैं तो हम डिफाइन उसको नहीं कर पाते हैं, तो उस मेथड को एडॉप्ट नहीं किए। जो हमें अच्छा लगा, जिससे हम सिंप्लीफाई कर पाए उसको रखे, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दिए। ठीक है बच्चे? ये एग्जैक्टली दोनों सेम है, थोड़ा सा अलग है, मैं कराऊंगा, दोनों कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों में से एक पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, इसको रब करो बच्चे। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं अब हेड टू टेल एडिशन, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, हार्ड नहीं है, सो डरना मत। थोड़े मैथमेटिक्स दिखेगा पर डरना नहीं है। सो फर्स्ट वन हम देखने जा रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को बोलते हैं बच्चे हेड टू टेल एडिशन। सो चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले दो वेक्टर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो एक वेक्टर ले लिया ए और दूसरा वेक्टर ले लिया बी, ये दो अलग अलग वेक्टर है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? यहां तक किसी को डाउट है? हाँ। सो ये दो वेक्टर हमने ले लिया, एक ए और दूसरा बी, इनका एडिशन करना है। कौन सा मेथड से?
तो हेड टू टेल। तो क्या करते हैं बच्चे, ए को पहले रखा, एकदम इज्जत से ए को रखा, थोड़ा सा बड़ा नहीं रहा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, भावनाओं को समझ जाना, सेम है। सो ये ले लिया वेक्टर ए, ये ले लिया वेक्टर ए। अब कौन सा मेथड है, देखो हेड टू टेल, ए के हेड पे किसको रखेंगे, तो बी के टेल को। हाँ या ना बच्चे, हाँ सही है, वेरी गुड। सो ए के हेड पे बी के टेल को रखा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। सो ये हो गया वेक्टर बी। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं सर। अब डिस्प्लेसमेंट सोचो 9th में कैसे निकालते थे। सपोज यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बच्चे, इनिशियल टू फाइनल। रिजल्टेंट जो होता था, रिजल्टेंट तो इनिशियल और फाइनल से मतलब होता था, तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देते तो यही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता था ना बच्चे। आया ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो सोचो ए और बी को जब ऐड कर रहे हो तो दोनों मिला के बचेगा तो एक ही ना, एंड दैट विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। देखो रिजल्टेंट वेक्टर सिखा चुका हूं, इन दोनों को जो ऐड करने के बाद नया वेक्टर आएगा ना, जो दोनों को मिला के होगा, उसी को क्या बोलेंगे बच्चे, रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ या ना? तो कैसे मिलाएंगे, तो बहुत सिंपल है, एक इनिशियल पॉइंट को पकड़ो और बी के फाइनल पॉइंट को और दोनों को मिला दो, तो ये जो बनेगा, देखो इसका टेल जो नया वाला बना, टेल यहां और हेड यहां, इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बिकॉज ये रिजल्टेंट है ए और बी का। बोलो डाउट है नहीं? बोलो बच्चे, पक्का? अर्पित कौन है बच्चे अपने में? अर्पित कौन है? अर्पित ऐसा क्योंकि वो आ रहा था तो पता चला, अभी वो भी अभी ज्वाइन करने के लिए कर रहा था, ठीक है। चलो तब तक मिला के ढंग का ट्रायंगल ना दिखे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब रूल तो वही लगाना जो पहले से सीखे हैं। अब पहले से रूल किसका है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो। पता है। उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही गंदा सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको एक ढंग का ट्रायंगल बनाने के लिए जिससे हम फॉर्मूला यूज कर पाए, यहां से बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो इस नीचे ए वाले लाइन पे 90 डिग्री फॉर्म हो। मतलब यहां से एक लाइन खींचा जो इस वाले लाइन पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा हो, 90 डिग्री। अब लेट दिस वन इज ओ, मतलब ये इनिशियल पॉइंट का नाम अपने से कुछ भी दे दिया ओ, ये ऑलरेडी ए है, ये बी है, इस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चे सी। चेक करो क्या अब ढंग का ट्रायंगल दिख रहा है, आया ना? बोलो बच्चे। आंसर है अब ढंग का ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखो क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? आंसर है हाँ। एक ओ बी सी और एक ए बी एंड सी, मतलब एक ट्रायंगल है, यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा है। एनी डाउट बच्चे? जल्दी। हाँ अब सोचो हमें निकालना है आर, हमें निकालना है आर। आर देखो तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, जल्दी। ओबीसी, वेरी गुड। इतना तो तुमको आ गया तो सब आएंगे ना, ओबीसी। अब सोचो अगर आर निकालना है तो आर इक्वल टू, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना? पाइथागोरस मैंने कुछ नहीं किया, वो पाइथागोरस ही करना है। लेकिन गड़बड़ पता है क्या है, हमें पता है कि फ्रॉम, लिख देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम पाइथागोरस, सही है। फ्रॉम पाइथागोरस हम लिख सकते हैं कि OB का होल स्क्वायर, O से लेके B का होल स्क्वायर इक्वल टू, मतलब हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं बच्चे,
BC स्क्वायर एंड प्लस ये एडजेसेंट मतलब बेस वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो प्लस OC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें जब देखे ना तो पता चला OC को हम OA प्लस AC लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, OC को OA प्लस AC लिख सकते हैं। तो थोड़ा और अच्छे से लिखा, OB स्क्वायर इक्वल टू ये वैसे ही रहने दिया BC स्क्वायर एंड प्लस OA प्लस AC का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी। अब इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखा सबकी वैल्यू देखते हैं, तो हमें पता है कि एस, देखो OB की वैल्यू कितनी है, OB का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी, R, वेरी गुड, OB इक्वल टू R है। देखो तो BC इक्वल टू पता है क्या, देखो नहीं पता है, वेरी गुड। देखो AC इक्वल टू पता है क्या, नहीं, लेकिन क्या OA पता है, हाँ, तो पता चला OA की वैल्यू कितनी है, A है। मतलब हमें दो चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी किसकी, एक BC की और दूसरी AC की। ठीक है, तो चेक किया ये AC और BC वाले टर्म देखो तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ABC, वेरी गुड। सो आते हैं हम इन ट्रायंगल ABC। बचपन से नहीं, 9th या 10th से सिखाया गया होगा। थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हो जाता है बच्चे हाइपो। इतना तो पता है ना सबको? तो एक बार साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो क्योंकि थीटा के सामने वाला अपोजिट हमें चाहिए। और देखो हाइपो तुमको पता है कि नहीं पता है, देखो तो पता है, हाइपो की वैल्यू कितनी है, B पता है। तो चलो साइन थीटा, अपोजिट मतलब क्या, तो अपोजिट मतलब BC और हाइपो मतलब AB, हाइपो मतलब AB। ठीक है, सो BC अपॉन AB की वैल्यू B है। चेक करो, A से लेके B तक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, B है। तो हमें पता चला कि द वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू B साइन थीटा। पता चला कि नहीं पता चला बच्चे? पता चला। अभी AC भी चाहिए ना, AC, तो AC देखा इधर, फिर थीटा के सामने वाला अपोजिट नहीं चाहिए, एडजेसेंट चाहिए और हाइपो हमें पता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, cos थीटा। इसी ट्रायंगल में, इसीलिए एक ही बार लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे AC अपॉन AB। AC की वैल्यू नहीं पता है बट AB की वैल्यू पता है B। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? So AC इक्वल टू B cos थीटा। वेरी गुड। क्या सारी वैल्यू निकल गई? चेक करो इक्वेशन 1 में। सो चलो बाय पुटिंग वो सब लिख लेना, बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं आ रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्टली। इसका मतलब ये 1 लिखते हैं ना, इसका मतलब ये पता चलता है कि हम 1 इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1 इक्वेशन को चलो OB की मतलब क्या है, R। सो R स्क्वायर इक्वल टू BC देखो BC है, BC इक्वल टू क्या है, B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA प्लस AC, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे लिखो क्या बच्चे, दिखेगा क्या, देखो तो नीचे लिखो, नहीं सर, नीचे नहीं लिखो, ठीक है। सो इसको स्क्रीनशॉट मारो तो जल्दी, हाँ लिख दिया ना साथ में, वेरी गुड। सब साथ में लिखते चलो, इससे याद भी होगा, ठीक है। सो मैं इसको मिटा रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले को। अब चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो R स्क्वायर इक्वल टू अब ये स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चे, तो सिंपल, ये B साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। ये देखो A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB मतलब 2A और B की वैल्यू है B cos थीटा। देखो तो डाउट है, देखो नहीं है, वेरी गुड। सो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड, एकदम अच्छा दिखा। अब B स्क्वायर देखो यहाँ पे दो बार है, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा,
तो इसके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी, 1। ये सब 10th में सीखे थे। सो क्या हो गया, पता चला r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या इससे ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं किया जा सकता। अंडर रूट ले लेंगे। हाँ, अब r की वैल्यू अगर तुमको चाहिए तो अंडर रूट में डाल दो। ये r स्क्वायर था, तो r की वैल्यू क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट मींस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, a पे भी डिपेंड करता है, b पे भी डिपेंड करता है, और उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहां फिट करना है पूरे लाइफ में, मतलब पूरे फिजिक्स में 11th से 12th में हर जगह आएगा। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया बच्चे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। मतलब कई बार ना स्कूल में टीचर लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ कोसाइन और साइन प्रूफ करो, तो लोग सोचते हैं अच्छा लॉ ऑफ कोसाइन और साइन तो पता ही नहीं है, हमें तो वेक्टर का एडिशन पता है। तो एग्जैक्टली इसी को जो बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं, मतलब कॉस का टर्म है ना, इसीलिए इस लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ कोसाइन, COSINE, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। एनी डाउट बच्चे? वेरी गुड। अब यहां मैग्नीट्यूड पता चल गया कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब सोचो कि रिजल्टेंट आ गया, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड आया, ये r का ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया। अब देखा तो a और b को ऐड किया तो देखो नया वेक्टर एक आया, नया वेक्टर कौन सा आया, r। नया वेक्टर r है, क्या वो x एक्सिस पे है, देखो तो r जो है क्या x एक्सिस पे है, नहीं। क्या वो y एक्सिस पे है, देखो तो ऐसे है क्या, नहीं। इसका मतलब वो बीच में है, अगर बीच में है इसका मतलब उसका एंगल हमें चाहिए होगा कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ऐसे कितने एंगल पे जा रहा है। मतलब एक वेक्टर a था दूसरा b था, r तो ऐसे गया ना, तो इनके बीच के एंगल को हम नाम ले लिए अल्फा। क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए। मतलब जो तुमने रेफरेंस लिया था ना ए का, वहां से कितने एंगल पे वेक्टर आर आ रहा है, इसी को बोलते हैं अल्फा। और अल्फा जो है ना वही डायरेक्शन को बताएगा, किसके डायरेक्शन को, तो रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को कौन बताएगा, अल्फा बताएगा। हाँ या ना? आर जो बता रहा है वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और अल्फा जो बता रहा है ना वो एंगल को बता रहा है, मतलब डायरेक्शन को बता रहा है कि वेक्टर ऐसे कितने एंगल पे जाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब दूसरा हमारा काम क्या है, अल्फा को निकालना। हाँ या ना बच्चे? अब देखो अल्फा वाला जो एंगल है कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, बोलो जल्दी। आंसर है ओ, बी और सी। उसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो मैं इसको रब करता हूं बच्चे, रब करो इधर का। तो इसको मैं करता हूं रब। बीच में कुछ वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे बताना कि मैं जो मिटाया हूं उसमें वैल्यू क्या है। सो चलो आते हैं, इन ट्रायंगल नहीं, फॉर एंगल अल्फा। मतलब अब जो हम कैलकुलेशन करने वाले, ये एक ही डेरिवेशन है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 मार्क में भी पूछ सकता है, 4 मार्क में भी और 5 मार्क में भी। ये मतलब अलग अलग मार्क्स में पूछा जाता है, जो टीचर जितना खुश होता है उतने मार्क्स का आता है। फॉर एंगल अल्फा देखो जनरली अगर साइन और कोसाइन रूल के साथ एक्सप्लेन जब करने बोलता है ना तब 5 मार्क का पूछते हैं, और जनरली अगर इतना ही तक रहा एंगल अल्फा तक तो 3 मार्क के लिए पूछते हैं। ऐसा नहीं हमने बहुत कुछ किया है, मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा आराम से किया है।
अदरवाइज वो 2-3 लाइन में भी किया जा सकता था कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऐसा करके। सो फॉर एंगल अल्फा, तो देखो थीटा के सामने वाला अपोजिट हमें पता है और हमें एडजेसेंट भी पता है, तो क्या tan थीटा लगा सकते हैं बच्चे? हाँ। सो इन ट्रायंगल OBC tan थीटा हमारा नहीं है, हमारे जगह थीटा की जगह क्या है? अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट है BC और एडजेसेंट क्या है बच्चे? OC। एडजेसेंट क्या है? OC। इसी को लिख सकते हैं BC अपॉन OA प्लस AC। BC अपॉन OA प्लस AC। BC की वैल्यू बच्चा हमने देखा था B साइन थीटा अपॉन OA की वैल्यू A और AC की वैल्यू B cos थीटा। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? tan अल्फा। अगर जरूरत पड़ेगी तो tan सिर्फ अल्फा की वैल्यू जब चाहिए होगी तो tan को नीचे भेजेंगे, नीचे जाएगा, नीचे जाके जब ऊपर जाएगा तो tan रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? -1 और ये ब्रैकेट में क्या दिखेगा? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। आया बच्चे? यस सर। सिंपल। tan अल्फा की वैल्यू याद रखनी है, अल्फा तो निकालने के लिए वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बाकी सपोज tan अल्फा की वैल्यू सपोज 1 आया, tan अल्फा की वैल्यू 1 आया, तो अल्फा की वैल्यू कितना? 45 डिग्री। सिंपल। tan अल्फा अगर 1 आता है तो कितना? एंगल की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू 45। अगर tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 आ रहा है तो एंगल की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। तो ऐसे ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट लिखने का फॉर्मेट यही है कि सिर्फ अल्फा चाहिए तो tan को नीचे भेजो, नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर जब जाएगा तो tan रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है बच्चे? यस सर। सो ये हमारे काम की चीजें हो गई। ये 2 चीज तुमको याद रखना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना ही है, चाहे लिख के मारो या समझ के करो, जो भी करना है। ये क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, डेरिवेशन तो है ही, बिना इसके क्वेश्चंस भी नहीं बनने वाला। तो अभी यहाँ पे फिट किया, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर क्या है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। एंड एंगल क्या फॉर्मूला? तो tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा, और क्वेश्चन से करना तो भी याद हो जाएगा। tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है बच्चे? यस सर। अब स्कूल वालों को थोड़ा खुश करने के लिए, लॉ ऑफ साइन रूल, लॉ ऑफ साइन मतलब कोसाइन को देख लिए, इसको कोसाइन बोलते हैं। अब एक लॉ ऑफ साइन, ये मैं यूज नहीं करता क्वेश्चन में, ये सिर्फ टीचर को मतलब टीचर को डेरिवेशन पूछते हैं ना, नहीं लिखने पे उनको बुरा लगता है। तो लॉ ऑफ साइन कैसे निकालना है वो मैं समझा देता हूं एक बार कि डेराइव कैसे करना है। बाकी एंगल के लिए मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूं हर जगह, इसी से मैं सिखा देता हूं। ठीक है? तो चेक करो लॉ ऑफ साइन, बहुत सिंपल है। करना ये है कि लॉ ऑफ साइन में ना हमें कुछ चीजों को रिलेट करना है। कैसे करना है चेक करो। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ OBC में। किस में आते हैं? OBC में। ठीक है? इन ट्रायंगल OBC, इस BC की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल देखो, इन ट्रायंगल जब OBC में आएंगे तो ये एंगल हो गया अल्फा और इसके सामने वाला अपोजिट क्या हो गया बच्चे? BC। ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपो। क्या इस ट्रायंगल में ये वाला साइड R है? क्या OB की वैल्यू R है? हाँ या ना? वेरी गुड। तो यहां पे ना हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर साइड है ना, इस परपेंडिकुलर साइड को ध्यान से सुनो, इस साइन रूल के लिए क्या करते हैं हम? इस परपेंडिकुलर साइड को 2 बार निकालते हैं। तो देखो ये BC वाला साइड क्या 2 राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? हाँ, एक OBC में और एक ABC में, तो दोनों बार BC निकाल लो। तो एक बार इन ट्रायंगल OBC में BC निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? अपोजिट और ये हाइपो, मतलब साइन अल्फा इक्वल टू अपोजिट क्या हो गया? BC और हाइपो क्या हो गया बच्चे? R। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? सो BC इक्वल टू आ गया R साइन अल्फा। एनी डाउट? बोलो। अब एक बार फिर से ये BC जो परपेंडिकुलर वाला साइड है इस ट्रायंगल में भी है, तो कौन से ट्रायंगल में है? तो इन ट्रायंगल ABC,
यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? तो चेक करो, थीटा के सामने वाला क्या? अपोजिट। ये एडजेसेंट और ये हाइपो हमें पता है, तो क्या लगा दिया? साइन थीटा। देखो इसमें एंगल क्या है? थीटा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट क्या है? बीसी, और हाइपो क्या है बच्चे? बी। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? तो बी साइन थीटा। डाउट है बच्चे? देखो दोनों वैल्यू सेम है ना? दोनों वैल्यू सेम है ना? आंसर है दोनों की वैल्यू बीसी बीसी, ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम। मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं? तो चेक करो, ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। मतलब आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। इसी को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। बताओ कुछ भी डाउट हुई? आया ना? क्या किया पता चला? इसमें जो परपेंडिकुलर साइड था ना, ये परपेंडिकुलर साइड को हमने दो बार निकाला दोनों ट्रायंगल से, और उसको एक साथ रिलेट कर दिया। और उसमें हमें नीचे, मतलब नीचे ना साइन रूल में नीचे साइन थीटा होता है, मतलब थीटा के अलग अलग टर्म हो सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, पर जनरली साइन वाला टर्म नीचे होता है। कैसे करना है? तो ये जो साइड है ना, देख लो ना कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, उस ट्रायंगल में उसको निकाल लेना और दोनों को इक्वेट कर देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे यहां तक? अब एक और साइड ले लेते हैं। देखो यहां से एक लाइन खींचते हैं, इस वाले ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर पे 90 डिग्री फॉर्म होता हो। मतलब ये एंगल कितना हो गया बच्चे? 90 डिग्री। यहां से एक लाइन खींचते हैं जो इस वाले लाइन पे कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। किसी को डाउट है बच्चे? हाँ, क्या किया? यहां से एक लाइन खींचा जो इस वाले लाइन पे 90 डिग्री फॉर्म करता, और इसका नाम दे दिया डी। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? डी दे दिया। और ये एंगल एक नया दिख गया, तो इसका नाम दे दिया बीटा। ये थीटा है, ये अल्फा है, और इसका नाम अपने मन से क्या दे दिया? बीटा। तो किया ये हमने कि इससे पहले परपेंडिकुलर साइड बीसी के बारे में सोच रहे थे। अब देखो एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो गया? बताओ। एडी। अब एक्स्ट्रा जो ये परपेंडिकुलर लाइन जो खींचा ना, वो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गया? एडी। अब एडी के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। तो देखा एडी कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? देखो तो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, ओ डी ए बी डी ए। मतलब करना यही है कि वापस से दो बार ओडी की वैल्यू निकालनी है, एक बार इस ट्रायंगल से और एक बार इस ट्रायंगल से। तो सिंपल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ओ डी ए। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर वाला साइड चाहिए, तो थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये हो जाता है अपना एडजेसेंट, और ये हो जाएगा हाइपो। तो देखो हमें ये वाला हाइपो की वैल्यू ए पता है, तो क्या लगा देते हैं? तो साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा है। अपोजिट साइड क्या हो गया बच्चे? एडी अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी हो गई? तो हाइपो की वैल्यू हो गई ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी? सो एडी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। सही है? इसको ले लिया इक्वेशन कौन सा? 3 था ना, इसको ले लिया 4 और इसको ले लिया 5। सिमिलरली इस ट्रायंगल से आ जाते हैं, तो ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल कौन सा? बीडीए। बीडीए साइन बीटा इक्वल टू, देखो अपोजिट है, ये एडजेसेंट और ये क्या हो गया? हाइपो। साइन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चे? बी। देखो हाइपो ये बी है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी? सो एडी इज इक्वल टू बी साइन बीटा। आया बच्चे? आया ना सब? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो करना ये है कि अभी इस दोनों एंगल दिए, दोनों साइड सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हम ये लिख सकते हैं कि a साइन अल्फा
इक्वल टू बी साइन बीटा। अब नीचे नीचे लेके आ जाओ, तो a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा। दिस वन इज इक्वेशन 7। अब देखो एक रिलेशन ये आया, दूसरा रिलेशन ये आया। b साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है चेक करो जल्दी। b साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? r अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे b साइन अल्फा की b अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू चेक करो कितनी है? a अपॉन साइन थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th and 7 हम ये लिख सकते हैं a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू r अपॉन साइन थीटा। ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? लॉ ऑफ साइन। देखो कोई डाउट है क्या? जल्दी देखो। पक्का? क्या किया पता चला? लॉ ऑफ साइन ये मैं क्वेश्चन में यूज नहीं करता हूं, ये जनरली डेरिवेशन में टीचर लोग पूछ लेते। तो क्या करना, एक परपेंडिकुलर साइड तुमको दिखेगा, पहले से एक ही दिखेगा BC, इसको 2 बार निकाल लेना, इक्वेट कर देना, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा। फिर यहां से एक और परपेंडिकुलर लाइन खींच लेना, इसको भी 2 ट्रायंगल में आएगा, उसकी वैल्यू को इक्वेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। एंड दैट रूल इज कॉल्ड बच्चे, कौन सा रूल? साइन रूल। आया कि नहीं आया? पक्का? लिख लिए सब लोग? आप इसको सपोज क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कभी करना रहा तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में कभी यूज करना रहा ना साइन रूल, तो कैसे करेंगे देखो। ये मिटाऊं क्या बच्चे नीचे वाला ये? हाँ, तो देखो इसको कैसे हम याद रखेंगे। तो ये है A, ये है B और ये है C। देखो ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल लॉ में मतलब इसी ए के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ साइड रहे तो चेक करो। A, B और रिजल्टेंट क्या हो गया? R। ये अपना ले लिया अल्फा, ये ले लिया अपना बीटा और ये थीटा। क्वेश्चन है अल्फा क्यों डायरेक्ट ले लिया? अरे अल्फा देखो ना 10 to 10 ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो तो जब बीटा लिया देखो हेड टू हेड ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इसमें आगे क्यों लिया? क्योंकि ए को आगे घसका के लिया है। ठीक है बच्चे? तो साइन रूल देख क्या बोलता है बच्चे। ये साइड क्या है? देख तो सामने वाला, ये साइड कितना है? बोलो मैग्नीट्यूड ए अपॉन साइन। इसके सामने वाला एंगल बताओ, इसके ऊपर वाला एंगल नहीं। हाँ, तो इसके सामने वाला एंगल क्या दिखेगा? तो इसके साइन बीटा। साइन तो रहेगा ही नीचे, साइन तो फिक्स रहेगा, लेकिन एंगल सामने वाला क्या है? तो बीटा। अब बी लिख दो। अब देखो बी के सामने वाला एंगल बताओ क्या है? अल्फा। बी के सामने वाला अल्फा, तो बी अपॉन साइन अल्फा। आर के सामने वाला एंगल बताओ? थीटा। तो आर अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा। देखो यही प्रूफ किया तुमने। पक्का पता चला कैसे यूज करना है? अब इसको कैसे यूज करना है इसके बहुत एक क्वेश्चन ले ले बच्चे। पक्का? अरे बोलो पक्का। पक्का क्वेश्चन ले लिया जाए ना एक। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अबाउट क्वेश्चंस लेने से पहले ना 2-3 कंडीशंस इसके सिखा देता हूं कि इस क्वेश्चंस में कैसे बनता है। ये पक्का डेरिवेशन समझ में आया? कोई डाउट है? वेरी गुड। रब करूं मैं फिर? सो ये साइन रूल आपको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं, ट्रायंगल बना लेना, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल ले लो साइन के साथ, तो कुछ भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल सोचो, ये थीटा बीटा के टर्म में याद नहीं रखना, याद रखना है कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है अपना, ये नाम दे दिया ए बी और ये सी, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। सपोज ये इसका नाम ले देते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा और इसका नाम देते हैं गामा, कोई भी एंगल ले लिया, अल्फा बीटा गामा। तो ए अपॉन बताओ क्या लिखेंगे जल्दी? साइन गामा इक्वल टू बी अपॉन क्या लिखेंगे बोलो?
बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन क्या लिखेंगे, साइन बीटा। वेरी गुड, दिस रूल इज कॉल्ड साइन रूल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं, बट मैं थोड़ा पहले इसलिए कम यूज करता था क्योंकि सबको याद नहीं रखता था, बट अभी बेटर लगा ना। कुछ हार्ड है क्या इसको याद रखना? नहीं ना? अच्छा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, अभी थोड़ा ले लेंगे तो अच्छा अच्छा लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 3 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, हाँ। दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। इनके बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए इक्वल टू दिया है 5 मीटर, बी इक्वल टू दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। ये एंगल का नाम दे देते हैं बच्चे अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा। फाइंड, क्या क्या करना है देखो, फाइंड हमें आर निकालना है, अल्फा निकालना है एंड बीटा निकालना है। ये 3 चीज निकालनी है। 3 चीज हमें दिया है, क्या क्या? थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल दिया है, और ए का साइड दिया है, बी का साइड दिया है, हमें रिजल्टेंट अल्फा बीटा ये सब निकालना है। ठीक है बच्चे? तो चलो कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि ये कितना लॉ ऑफ साइन रूल कितना सॉर्ट कर देता है चीजों को। सबसे पहले 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, बोलो। cos थीटा cos थीटा cos थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, चलो करते हैं। अंडर रूट a स्क्वायर, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a दिख रहा है क्या? a 5, b कितना है बच्चे? 60 ले लेते हैं। ये 60 डिग्री थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा आएगा, ये तो बड़ी खराब कैलकुलेशन आता है। थीटा की वैल्यू 60, cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2। बोलो जल्दी बोलो। cos 60 की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। 2 कैंसल, 5 3 15। अरे बोलो। हाँ, 5 3 15 और 25 कितना हो गया? 40, 40 प्लस 9 49, मतलब कितना हो गया? 7 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया? आप सोचो, इससे भी शॉर्ट किया जा सकता था। रूल क्या कहता है कि a अपॉन उसके सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है? बीटा। तो a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, इसका नाम लेते हैं b, तो b अपॉन सामने वाला एंगल क्या है? अल्फा इक्वल टू r के सामने वाला एंगल साइन डायरेक्ट दिया है 60 डिग्री। अब चेक किया इसमें भी, a की वैल्यू पता है कितना? 5, सो 5 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू r अपॉन क्या कर सकते थे? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? √3/2। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। तो अभी क्या है कि r की वैल्यू चाहिए थी, r की वैल्यू निकाल लिया। वैसे r का शॉर्टकट नहीं है, r के लिए कम से कम ये पता होता तो r निकाल सकते थे। अभी क्या है कि आइदर इसको इक्वेट कर सकते हैं एक साथ, या इन दोनों को भी एक साथ इक्वेट कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, अगर इसको इसके साथ इक्वेट करते तो r भी नहीं पता है और बीटा भी नहीं पता है। अगर इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं तो r भी नहीं पता है, अल्फा भी नहीं पता है, और इसको भी करते हैं तो नहीं पता है। तो हम अपने वाले मेथड से r निकाल लिए, r की वैल्यू को रख दो, तो इसको इक्वेट कर देते इन दोनों को। तो 5 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 2, r की वैल्यू कितनी है बच्चे? 7 अपॉन √3, 7 अपॉन √3। सो साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सो 5 √3 अपॉन 14, या बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन उधर जाएगा तो साइन रेज़ टू पावर -1, 5 √3 अपॉन 14। आया कि नहीं आया बच्चे? देखो तो। यस सर। सिंपल, इक्वेट कर दिया। r जब पता चल गया तो किसी को किसी के साथ कर सकते थे। अब इसको इसके साथ कर दो तो क्या लिखेंगे? देखो, जैसे उसको इक्वेट करेंगे तो 3 अपॉन साइन अल्फा। हाँ, ये इसलिए ऐसे छोड़ दिया ना क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ये 5 √3 अपॉन 14 हमें थोड़ी पता उसकी वैल्यू कितनी है, तो छोड़ दिया। सो 3 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू
2 इंटू आर की वैल्यू है 7, 7/√3। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3√3/14। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 3√3/14। एनी डाउट बच्चे? तो ये साइन रूल कैसे यूज करना है समझ में आया? मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी इज्जत से क्या करना है, जो साइड है उसको रख देना, अपॉन करके जो भी उसके एंगल सामने वाला एंगल है ना वो एंगल को ले लेना, ऐसे करके ऊपर नीचे करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे? अब बोलो सच में यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने नोट्स भेज दिया है, वो नोट्स में भी बच्ची ने शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो थोड़ा तुम लोग समझ लेना खुद से कि कैसे क्या है। जैसे एक जगह डायरेक्शन कुछ लिखना था तो वहां वेक्टर लिख दिया है उसने, तो लैंग्वेज से तुम लोग समझ जाओगे। उसमें से अच्छे से बाकी उसने लिखा है, यहां तक करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास में ना आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चे? तो आज की क्लास खत्म की जाए। और दूसरा सुनो, मैं बोल रहा था ना एक दिन में 2 क्लास करेंगे। अभी वापी में क्या 4 बजे के बाद सब कुछ बंद करा रहे हैं बाहर। अभी तो हम लोग घर पे पढ़ा रहे हैं, घर पे एक ही सेटअप है। तो देखते हैं कि कुछ परमिशन वगैरह का जुगाड़ होता है तो सेंटर पे जाके फिर वहां 2 सेटअप रहेगा ना, क्योंकि 12th की भी क्लास चलनी होती है तो मैनेज करना थोड़ा है। ठीक है बच्चे? तो जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, कैरी ऑन करो, कुछ भी डाउट हो तुरंत फोन करो, अच्छा फील होगा। ठीक है? हाँ चलो बाय, थैंक यू।